चलिए अब शुरू करते हैं कस्टम्स का रिवीजन। कस्टम्स के रिवीजन में जो पहला चार्ट हम रिवाइज करने वाले हैं वो है लेवी एंड कलेक्शन का, लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी का चार्ट। सर ये कैसा चैप्टर है? ए ग्रेडेड चैप्टर है, 3 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सर लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। पहला बात सर, कस्टम ड्यूटी जब हम बोलते हैं एवरीवन, कस्टम ड्यूटी जब हम बोलते हैं तो सर कस्टम ड्यूटी जो ये वर्ड है ये कहां से आया है? तो सर इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है? सर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है। यस बाबा, जनवरी 2021 में उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था इसके ऊपर, तो आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हिस्ट्री क्या है बिहाइंड द वर्ड कस्टम ड्यूटी वो जानना जरूरी है। ठीक है सर। कस्टम मींस हैबिचुअल प्रैक्टिस। कस्टम का मतलब होता है आपकी कस्टम, कस्टम मतलब कस्टम का एक्चुअल मतलब होता है हैबिचुअल प्रैक्टिस। सर इन द अर्लियर टाइम इट वाज ए कस्टमरी फॉर ट्रेडर्स फ्रॉम वन किंगडम टू ऑफर गिफ्ट टू अनदर किंगडम फॉर अलाउइंग देम टू सेल गुड्स। तो अगर आप दूसरे राज्य से एक राज्य में आ रहे हो, तो दूसरे किंगडम से एक किंगडम में आ रहे हो, तो आप क्या करते थे? आप गिफ्ट वगैरह लेके आते थे इस राज्य के किंग के लिए। तो राजा अगर खुश रहेगा तो आपको इस राज्य में अपने गुड्स बेचने देगा। आप जब इस राज्य में अपने गुड्स बेच पाओगे तो बेटा आप पैसे कमा पाओगे। तो इसीलिए पहले के जमाने में एक प्रथा थी, बेसिकली कस्टम था कि अगर आप एक किंगडम से दूसरे किंगडम में आ रहे हो तो दूसरे किंगडम का जो किंग है उसके लिए आप कुछ गिफ्ट लेके आओगे एज ए कस्टम, और वो कस्टम धीरे धीरे कस्टम ड्यूटी में बदल गया। ड्यूरिंग दोज डेज द गिफ्ट वाज ए कस्टम। उन दिनों में गिफ्ट एक कस्टम था, आज कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू एज कस्टम ड्यूटी। आज ये मैंडेटरीली कलेक्ट किया जाता है एज कस्टम ड्यूटी। ये था बैकग्राउंड ऑफ कस्टम, कस्टम ड्यूटी जो वर्ड है आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। अब जब हम कस्टम पढ़ते हैं तो कस्टम में आता है कस्टम लॉ। सर कस्टम जो लेवी करता है, गवर्नमेंट जब कस्टम ड्यूटी लेवी करता है तो किस गवर्नमेंट को पावर है? बाबा इट इज लेवीड अंडर एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट। सो आर्टिकल नंबर 246 जो है उसका 7th शेड्यूल में, आर्टिकल नंबर 246 का 7th शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है जिसके लिए पार्लियामेंट को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जिसके लिए लॉ बनाता है, उसमें एंट्री नंबर 83 है और एंट्री नंबर 83 बात करता है रिगार्डिंग कस्टम्स के बारे में। तो बेसिकली कस्टम्स का लॉ बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जब आप कस्टम लॉ की बात करोगे तो कस्टम लॉ में आता है द कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन। सर ये कस्टम एक्ट क्या होता है? कस्टम एक्ट बेसिकली जब आप कस्टम लॉ की बात करते हो तो कस्टम एक्ट आता है, कस्टम टैरिफ एक्ट आता है, रूल्स आता है और नोट रेगुलेशंस आती है। तो कस्टम एक्ट क्या होता है? सर कस्टम एक्ट आपको एंटायर लॉ देता है। कस्टम एक्ट गिव्स द एंटायर लॉ फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड एंटायर लॉ किसमें लिखा हुआ है? कस्टम एक्ट में। कस्टम टैरिफ एक्ट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, टैरिफ बेसिकली रेट की बात करता है। तो आप जब कस्टम टैरिफ एक्ट देखोगे तो उसमें कस्टम ड्यूटी का रेट दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट ड्यूटी का रेट दिया हुआ है, सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट दिया हुआ है। जब आप रूल्स की बात करोगे तो रूल्स में आप देखोगे सर रूल्स क्या होता है? रूल्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ताकि आप जो एक्ट का पर्पस है वो कैरी आउट कर पाओ। सर रूल्स, एक्ट बोलता है क्या करना है, रूल्स बोलता है कैसे करना है। तो रूल्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। सर रेगुलेशंस कौन बनाता है? रेगुलेशन सीबीआईसी बनाता है। और अगेन ये देखिए क्या डिफरेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ये सीबीआईसी बनाता है, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है। रूल्स एंड रेगुलेशन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप जो एक्ट में बोला हुआ है वो कैरी आउट कर पाओ। तो टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अभी तक मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कस्टम का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले के जमाने में क्या होता था, जब लोग एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाते थे तो सर किंग के लिए गिफ्ट लेके जाते थे, वो था कस्टम, वो था पहले की कस्टम। अब उस कस्टम को कस्टम ड्यूटी में दिया गया है जो मैंडेटरीली चार्ज किया जाता है। सेकेंडली जब कस्टम लॉ की बात करते हैं, सर कस्टम लॉ कौन बनाता है? कस्टम रिलेटेड लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है।
कौन पावर दिया है? एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट उनको पावर देता है। ठीक है सर, जब आप कस्टम लॉ की बात करते हो तो कस्टम लॉ में आता है कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। कस्टम एक्ट क्या देता है? कस्टम एक्ट बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड पूरे एक्ट की बात करता है, पूरा जो एंटायर लॉ होता है वो देता है। सर कस्टम टैरिफ एक्ट इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट देता है। रूल्स क्या करता है? रूल्स सपोर्ट करता है एक्ट को, रेगुलेशंस भी सपोर्ट करता है एक्ट को। द ओनली डिफरेंस इज रूल्स बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, रेगुलेशन बनाता है CBIC। अब ये जो चैप्टर है कस्टम्स लेवी एंड एग्जम्पशन का चैप्टर, ये बेसिकली बेस्ड है ऑन सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 ऑफ द कस्टम एक्ट क्या बोलता है? सर कस्टम ड्यूटी जो होता है, कस्टम ड्यूटी इज लेवीड, इंपोज किया जाता है किस पे? गुड्स पे। एक बात आपको ध्यान रखना है, कस्टम ड्यूटी किस पे लेवी किया जाता है? गुड्स पे। गुड्स चाहे इंपोर्ट हो रहे हो या एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि सर कस्टम ड्यूटी लेवी होता है किस पे? गुड्स पे। तो गुड्स का डेफिनेशन अंडर कस्टम एक्ट क्या है? गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है, गुड्स मतलब होता है वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ओनली ऑन परमानेंट इंपोर्ट एंड नॉट इफ यूज्ड एज कन्वेंस। तो अगर इंडिया के अंदर कोई भी वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल आ रहा है, ओनली परमानेंट इंपोर्ट अगर किया गया है तो उसको गुड्स बोलते हुए उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा। अगर समझ लीजिए एक शिप आ रहा है, गुड्स छोड़ के इंडिया से वापस जा रहा है, तो उसको गुड्स नहीं बोलेंगे और उस पर कस्टम ड्यूटी लेवी नहीं होगा। ठीक है सर, अगर वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट इंडिया में आ रहा है, परमानेंट इंपोर्ट हो रहा है, तो ही कस्टम ड्यूटी लगेगा, मतलब उसको गुड्स बोलेंगे और अकॉर्डिंगली उस पर कस्टम ड्यूटी लेवी किया जाएगा। उसके बाद बोला है गुड्स की डेफिनेशन में, गुड्स होता है स्टोर्स। सर ये स्टोर्स क्या होता है? स्टोर्स का डेफिनेशन अगर आप देखोगे जो प्रीवियस चार्ट था उसमें स्टोर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। स्टोर्स मतलब होता है वो गुड्स फॉर यूज इन ए वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट, बेसिकली सॉरी वेसल एंड एयरक्राफ्ट। जब एक शिप इंडिया आ रहा है या एक एयरक्राफ्ट इंडिया आ रहा है तो सर उसमें या तो पर्सन होंगे या शिप। तो शिप रिलेटेड, शिप या एयरक्राफ्ट जो लोग होते हैं, लोगों के खाने के लिए सामान चाहिए, लोगों के लिए लाइफ जैकेट चाहिए, उनको स्टोर्स बोलते हैं। शिप और एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, उनको भी स्टोर्स बोलते हैं। स्टोर्स बेसिकली वो होता है जो शिप के खाने के लिए जो फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी स्टोर्स बोलते हैं, और जो लोगों के खाने के लिए फूड वगैरह होता है उनको भी हम स्टोर्स बोलते हैं। स्टोर्स मींस गुड्स फॉर यूज इन ए वेसल, एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल, spare parts and other equipments and other articles of equipment whether or not for immediate fitting, immediately यूज करोगे या नहीं, उसका इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली यूज करना है, माइट बी ऑन द वे, रास्ते में जब जरूरत होगा यूज कर लोगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। स्टोर्स। फिर होता है बैगेज। सर बैगेज का मतलब क्या होता है? अगर आप फिर डेफिनेशन में जाओगे तो यहां बैगेज का मतलब बोला हुआ है। बैगेज का मतलब होता है इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे थे, आप अपने साथ बैग लेके आ रहे थे, उसको भी बैगेज बोलते हैं। समझ लीजिए आप पहले आ गए और क्योंकि आपके पास बैगेज बहुत ज्यादा था, एयरलाइन कंपनी ने आपका बैगेज बाद में भेज दिया, तो जो बाद में आ रहा है बैग्स उनको भी बैगेज बोलते हैं। तो बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड, मतलब जो आपके साथ अकम्पनी होके नहीं आया, अनअकम्पनीड बैगेज भी इंक्लूडेड है बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला है करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को भी गुड्स की डेफिनेशन में बोला गया है। मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं? गुड्स का डेफिनेशन। गुड्स का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोला? सर कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स, और गुड्स का डेफिनेशन पहला बोलता है कि वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल को गुड्स मानेंगे अगर परमानेंट इंपोर्ट हुआ है। सेकेंडली स्टोर्स को गुड्स माना जाता है। जो स्टोर्स क्या होता है? जो शिप वेसल के साथ आता है, फूड आइटम, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, उसको स्टोर्स बोला जाता है। बैगेज को भी सर गुड्स बोला गया है। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आप इंडिया के बाहर से ला रहे हो, उसको भी गुड्स की डेफिनेशन में डाला गया है। क्यों सर? ताकि आप डिक्लेयर करो, जब आप करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडिया के बाहर से ला रहे हो, ताकि आप उसको डिक्लेयर करो। एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लेके आ रहे हो तो उसको भी गुड्स की डेफिनेशन में डाला गया है। गुड्स बोल रहा है अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो सकता है? टीवी, मोबाइल, आईपैड, इंटेंजिबल्स पुट ऑन मीडिया। इंटेंजिबल्स अगर मीडिया में डाल के ला रहे हो उसको भी गुड्स की डेफिनेशन में डाला गया है। सर इंटेंजिबल्स पुट ऑन मीडिया मतलब, इंटेंजिबल्स पुट ऑन मीडिया मतलब हो गया, समझ लीजिए
आप इंडिया के बाहर से एक सीडी कैसेट लेके आए और सीडी में सॉफ्टवेयर भरा हुआ था, तो ये बोल रहे हैं इनटेंजिबल था सॉफ्टवेयर जिसको आपने सीडी में डाल के आप लेके आए हो, उसको भी गुड्स माना जाएगा। इधर एक फेमस केस लॉ है एसोसिएट सीमेंट कंपनीज का केस लॉ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ड्राइंग्स, डिजाइन, मैनुअल्स, टेक्निकल मटेरियल्स आर गुड्स एंड लायबल टू कस्टम ड्यूटी। अगर आप इंडिया के बाहर से ड्राइंग्स ला रहे हो, डिजाइन्स ला रहे हो, मैनुअल्स, टेक्निकल मटेरियल ला रहे हो, वो सारे गुड्स हैं और उन पे कस्टम ड्यूटी आएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स, मैंने आपको गुड्स का डेफिनेशन बता दिया। वेसल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट अगर परमानेंटली इंपोर्ट हुआ है तो उसको गुड्स बोलेंगे। सेकेंडली, स्टोर्स को भी गुड्स बोलेंगे, बैगेज को भी गुड्स बोलेंगे, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी गुड्स बोला है। फिर एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी गुड्स होगा। यहां इन्होंने बोला एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब क्या हो सकता है? मैं आपको बोल रहा हूं टीवी, आईपैड, कुछ भी आप लेके आओ इंडिया के बाहर से, मूवेबल है तो वो गुड्स है। तो सर इधर एक पॉइंट आया कि टैंजिबल, इनटैंजिबल्स को अगर मीडिया में डाल के ले आया तो समझ लीजिए आप कोई ड्राइंग, स्केचेस वगैरह इंडिया के बाहर से ला रहे हो, क्या वो गुड्स होगा? हाँ, एसोसिएट सीमेंट का केस लॉ है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर आप इंडिया के बाहर से ड्राइंग, डिजाइन वगैरह लेकर आ रहे हो तो सर वो भी गुड्स होगा और उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स। ठीक है सर, गुड्स का मतलब समझ में आ गया। इंपोर्टेड इनटू, जब इंडिया के बाहर से ला रहे हो या इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो सर पहला एक बात बोलिए ना, इंडिया क्या होता है? चलिए बाबा इंडिया का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेफ्ट साइड में आ जाइए। अगर आप डेफिनेशन ऑफ इंडिया देखोगे तो सर ऊपर मैंने इंडिया का डेफिनेशन दिया है। इंडिया का मतलब होता है इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे तो सर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कस्टम्स का, लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। ठीक है सर, तो अगर आप देखोगे इंडिया के बाहर, इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर्स है वो अप टू 12 नॉटिकल माइल है। ये बोल रहे हैं इंडिया इंक्लूड्स, मतलब एक तो टेरिटरी इंक्लूडेड ही है, प्लस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया को भी इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। इतना ही है इंडिया का डेफिनेशन। तो अगर आप इंडिया की डेफिनेशन देखोगे तो इंडिया का डेफिनेशन अंडर कस्टम्स है इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, मतलब टेरिटरी प्लस द टेरिटोरियल वाटर जो है वो इंडिया माना गया है अंडर कस्टम्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं इंडिया अगर आप देखोगे तो इतना ही बोला है अप टू 12 नॉटिकल माइल। तो सर 12 नॉटिकल माइल का सिग्निफिकेंस क्या है? जब भी इंडिया के बाहर से एक शिप आ रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स टू डिटरमाइन टैक्सेबल इवेंट। बेसिकली अगर एक शिप TWI के अंडर आ गया तो सर यहां एक शिप था, शिप अगर टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ गया तो इंपोर्ट हो गया, अगर शिप टेरिटोरियल वाटर से बाहर चला गया तो एक्सपोर्ट हो गया। इसी के लिए टेरिटोरियल वाटर्स का वही सिग्निफिकेंस होता है टेरिटोरियल वाटर्स का। ठीक है सर, अब सुनिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर द मैरीटाइम जोन एक्ट एक पावर है कि इंडिया का कस्टम एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सर एक्सटेंड कर सकती है इंडियन कस्टम एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट का एप्लीकेबिलिटी अप टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज किया और कस्टम एक्ट और कस्टम टैरिफ एक्ट का एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया अप टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड हेंस इनको भी फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम इंडिया का पार्ट माना जाता है। लेकिन सुनिए, इट इज एक्सटेंडेड ओनली फॉर द मियर, कि सर इनको इसीलिए एक्सटेंड किया गया है। देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कस्टम एक्ट एंड द कस्टम टैरिफ एक्ट टू डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इंडिया नहीं बनाया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो एक डेजिग्नेटेड एरिया है जहां ये ऑयल एक्सप्लोरेशन का मशीन वगैरह लगा हुआ है, ऑयल फील्ड्स वगैरह लगा हुआ है, उन एरियाज को सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया मान सकती है। यही बोला गया है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम एक्ट and the custom tariff act to designated area of continental shelf and exclusive economic zone for the purpose of exploration of mineral oil, petrol और natural gas। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन एरिया को इंडिया मान लिया है। पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इंडिया नहीं माना है, बस डेजिग्नेटेड एरियाज को इंडिया मान लिया है। हेंस दिस पार्ट फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। मतलब सर समझ लीजिए गवर्नमेंट ने इस एरिया को इंडिया मान लिया है। अब अगर कोई गुड्स यहां से इंडिया के बाहर जा रहा है
तो उसको भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। अगर कुछ गुड्स इंडिया के बाहर से इधर आ रहा है तो उसको भी इंपोर्ट माना जाएगा, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिए, अब अगर इसको इंडिया मान लिया है, यहां से अगर इंडिया में कुछ गुड्स आ रहा है, इंडिया से इंडिया में कुछ गुड्स आ रहा है, तो ये इंपोर्ट नहीं होगा। अगर समझ लीजिए टेरिटरी ऑफ इंडिया से यहां कुछ गुड्स आ रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इन एरियाज को इंडिया मान लिया गया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम एक्ट। तो सर ये जो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसका मैंने आपको बता दिया। अब सुनिए, अब यहां तक था 12 नॉटिकल माइल्स तक था टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अगर आप जाओगे 200 नॉटिकल माइल्स तक तो सर इसको बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर। तो सर इंडियन कस्टम वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है? इंडियन कस्टम वाटर का सिग्निफिकेंस ये है, अगर कोई शिप यहां पे दिखा कस्टम्स अथॉरिटीज को और उनको लगा उस शिप को रोकना चाहिए, चेक वगैरह करना चाहिए, तो कस्टम अथॉरिटीज उस शिप को रोक के उसका चेकिंग वगैरह कर सकता है। सर अप टू 200 नॉटिकल माइल इंडियन कस्टम वाटर है। पावर टू स्टॉप, इंडियन जो कस्टम अथॉरिटीज है वो उसको स्टॉप कर सकता है, सर्च कर सकता है शिप वगैरह को, अरेस्ट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस भी किया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आपने क्या बोला? मैंने बोला इंडिया का डेफिनेशन। तो पहले होता है इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है सर, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद बोला है जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके जो डेजिग्नेटेड एरिया है जहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह हो रहा है, उस एरिया को भी इंडिया मान लिया गया है बाय अप्लाइंग द मैरीटाइम जोन एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एरिया को भी इंडिया मान लिया है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि यहां से यहां तक लेके जो 200 नॉटिकल माइल है उसको इंडियन कस्टम वाटर बोलते हैं। इंडियन कस्टम वाटर में इंडियन कस्टम अथॉरिटीज जो होते हैं, अगर कोई शिप वगैरह जा रहा है उसको स्टॉप कर सकता है, सर्च कर सकता है, अरेस्ट वगैरह किया जा सकता है, अरेस्ट कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस भी किया जा सकता है। क्विकली हेड्स अप दीजिए, क्या यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, जल्दी 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 बोलिए, क्या आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। सर कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स, मैंने आपको गुड्स का मतलब बता दिया। गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जब आप गुड्स को इंपोर्ट करोगे या इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, दोनों पे क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगा। अब इंडिया का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया का मतलब। आ जाइए राइट साइड में। सर इंडिया में इंपोर्टेड का मतलब क्या होगा? देखिए यहां पे टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो सर इंपोर्टेड मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना, इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर भेजना, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है सर। अब इंपोर्ट का मतलब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, डेफिनेशन मतलब मीनिंग, डेफिनेशन नहीं जस्ट मीनिंग, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। सर इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट होता है। आपको अगर मैं पूछूं इंडिया, तो इंडिया है ये जो टेरिटोरियल वाटर्स है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, यहीं तक इंडिया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर एक शिप इंडिया के बाहर से इंडिया में आ गया तो उसको इंपोर्ट बोला जाएगा, अगर एक शिप यहां से बाहर चला गया तो उसको एक्सपोर्ट बोला जाएगा। ठीक है सर। अब सुनिए, इंपोर्टेड किसको बोलते हैं? इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना इंपोर्ट हो गया। ठीक है सर, ये हो गया टैक्सेबल इवेंट। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, क्या यहां एक ऑफिसर खड़े होके एक्चुअल कलेक्शन कर सकता है? क्या टैक्सेबल इवेंट पे, क्या यहां बॉर्डर पे ही टेरिटोरियल वाटर पे एक ऑफिसर खड़ा होकर कलेक्ट कर सकता है? नहीं सर, यहां पे टैक्सेबल इवेंट स्टार्ट होता है जब इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स में शिप एंटर कर जाता है, तो सर उसको टैक्सेबल इवेंट का स्टार्टिंग बोलते हैं। फिर वो शिप चलते 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 यहां से आते 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 जब यहां पे गुड्स अनलोड कर देगी, प्लस आप एज एन इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे कि आपको गुड्स यहां से बाहर निकालने हैं, तब उसको टैक्सेबल इवेंट बोला जाता है और आपको टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। तो सर याद रखिएगा, सर इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना, लेकिन जैसे ही आप इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में लाओगे, इंपोर्ट स्टार्ट होता है, टैक्सेबल इवेंट स्टार्ट होता है। टैक्सेबल इवेंट चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। जब गुड्स यहां पहुंच जाते हैं और आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो फॉर होम कंजम्पशन, तो उसको बोला जाता है टैक्सेबल इवेंट, जब आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। तो यही बोला है, गार्डन सिल्क मिल का केस लॉ था। इन केस ऑफ गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, अगर आप गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हो तो टैक्सेबल इवेंट क्या होगा?
इंपोर्ट स्टार्ट होता है व्हेन द गुड्स क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर। इंपोर्ट स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंपोर्ट स्टार्ट हुआ, इंपोर्ट चलते रहा और सर कंटिन्यू किया एंड इज कंप्लीट व्हेन द गुड्स बिकम ए पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री। जब गुड्स इंडिया पहुंच गए, इंडिया में आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और उनको कस्टम के बाउंड्री से बाहर निकाल लिया, मतलब कस्टम से बाहर निकाल लिया, तो इंपोर्ट माना जाएगा, वो होगा टैक्सेबल इवेंट। मतलब आप जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो फॉर क्लियरिंग फ्रॉम द कस्टम, द टैक्सेबल इवेंट इज रीच्ड। टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? व्हेन गुड्स रीच द कस्टम बैरियर, जब गुड्स यहां पहुंच गए कस्टम बैरियर में और आपने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है गुड्स को क्लियर करने के लिए, तब टैक्सेबल इवेंट होगा, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल। तो सर टैक्सेबल इवेंट स्टार्ट होता है जब एक शिप एंटर करता है इन द टेरिटोरियल वाटर, जब वो शिप चलते रहता है तो सर टैक्सेबल इवेंट चल रहा है। जब एक बार गुड्स कस्टम में पहुंच गए और आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया टू क्लियर, जब आप कस्टम बाउंड्री से बाहर निकलना चाहते हो तब उसको बोलते हैं कि सर तब लगेगा कस्टम ड्यूटी। ठीक है सर। उसके बाद आया किरण स्पिनिंग मिल का केस लॉ कि सर मैंने गुड्स क्या किए, मैंने गुड्स डाल दिए वेयर हाउस में, गुड्स आए इंडिया में, गुड्स आ गए इंडिया में और मैंने गुड्स ट्रांसफर कर दिए वेयर हाउस में। अब मेरे को एक बात बताइए, टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? आपको टैक्स कब देना पड़ेगा? जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे टू क्लियर द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, तब होता है टैक्सेबल इवेंट। यही बोला गया यहाँ पे, किरण स्पिनिंग मिल का केस लॉ था। इन केस ऑफ गुड्स क्लियर फ्रॉम वेयर हाउसिंग, कस्टम बैरियर इज क्रॉस। कस्टम का बाउंड्री कब क्रॉस होता है? व्हेन दे आर सॉट टू बी टेकन आउट ऑफ कस्टम, दैट इज टैक्सेबल इवेंट इज व्हेन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। पहले आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो और गुड्स को वेयर हाउस में ट्रांसफर करते हो, वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। टैक्सेबल इवेंट तब होगा जब आप यहां से एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स को क्लियर करना चाहते हो फ्रॉम द वेयर हाउस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैंगलोर रिफाइनरी का केस लॉ है। सर मैंगलोर रिफाइनरी का केस लॉ क्या था? समझ लीजिए 1000 लीटर यूएस से भेजा, इंडिया में सिर्फ मिला 990 लीटर, तो ड्यूटी किस पे लगेगा? ड्यूटी लगेगा 990 लीटर्स पे जो एक्चुअल रिसीट हुआ है। यही बोला है, ड्यूटी इज लेविड ऑन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल रिसीव्ड एंड नॉट द क्वांटिटी शोन इन द बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग में दिखाया था 1000 लीटर यूएस से भेजा है, समझ लीजिए इंडिया में 990 लीटर्स अगर रिसीव हुआ है, कस्टम ड्यूटी गुड्स इंपोर्टेड पे लगेगा। इंपोर्ट सिर्फ 990 लीटर्स हुआ है और 990 लीटर्स पे ड्यूटी देना पड़ेगा, ना कि वो जो अमाउंट, वो जो क्वांटिटी बिल ऑफ लेडिंग में लिखा हुआ है उस पे ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। जो एक्चुअल रिसीट हुआ है उसी पे ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है सर। अबन लॉयड चिल्स ऑफशोर लिमिटेड का केस लॉ है। सर ये क्या बोलता है? मैंने आपको बोला यहां से अगर आप देखोगे, ये था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक ऑयल फील्ड था, ठीक है, अबन लॉयड ऑफशोर चिल्स लिमिटेड का ऑयल फील्ड था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हम इस एरिया को इंडिया मानेंगे? यस सर, इंडिया मानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कस्टम एक्ट का एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड किया है टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो डेजिग्नेटेड एरिया है जहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है उसको इंडिया मान लिया गया है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जल्दी 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 बताइए, अगर इंडिया के बाहर से इन्होंने यहां कोई मशीन वगैरह मंगाया, क्या उसको इंपोर्ट माना जाएगा? यस और नो? समझ लीजिए ये अबन लॉयड ऑफशोर चिल्स लिमिटेड है। इन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहर से कोई मशीन डायरेक्टली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो ऑयल फील्ड था वहां मंगा लिया, क्या उसको इंपोर्ट माना जाएगा? यस सर, माना जाएगा। यही बोला गया अबन लॉयड ऑफशोर चिल्स लिमिटेड में कि गुड्स इंपोर्टेड फॉर कंजम्पशन ऑन ऑयल रिग। ऑयल रिग जो था, यहाँ पे ऑयल रिग वगैरह, यहाँ मशीन वगैरह लगा हुआ था। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ था नीचे का एरिया, यहां से क्या हुआ, यहां से मशीन वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं अगर इंडिया के बाहर से कुछ मशीन या कुछ गुड्स वगैरह मंगा लिए हैं, क्या उसको इंपोर्ट माना जाएगा? यस सर, माना जाएगा। ऑयल रिग्स सिचुएटेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, जिसको इंडिया का पार्ट माना गया है एंड हेंस उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। ठीक है सर, मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, सुन लीजिए, लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी में मैंने आपको हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ाया। ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कस्टम लॉ। कस्टम लॉ में आता है कस्टम एक्ट सर, कस्टम टैरिफ एक्ट, उसके बाद आता है रूल्स, उसके बाद आता है रेगुलेशन। ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स जो इंपोर्ट किए गए हैं या एक्सपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम इंडिया। गुड्स का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया। सर गुड्स का डेफिनेशन मैंने आपको क्या पढ़ाया? गुड्स का मतलब होता है वेसल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट।
ठीक है, ऑन परमानेंट इंपोर्ट ओनली। स्टोर्स को भी गुड्स माना जाता है, बैगेज को भी गुड्स माना जाता है, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी गुड्स माना जाता है, एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को भी गुड्स माना जाता है। ठीक है सर, इधर मैंने एसोसिएट सीमेंट का केस लॉ आपको दिया कि सर अगर आपने मंगाए हैं इंडिया में इंटेंजिबल्स विच आर पुट ऑन मीडिया, तो सर उसको भी गुड्स बोला जाएगा और उस पर कस्टम ड्यूटी आएगा। उसके बाद आया इंडिया का डेफिनेशन। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और मैंने आपको बोला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं उनको गवर्नमेंट इंडिया बोल सकती है, और गवर्नमेंट ने इंडिया बोला है सर फॉर द पर्पज ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन। अगर ऑयल फील्ड वगैरह लगा हुआ है तो उनको गवर्नमेंट ने इंडिया माना है। ठीक है सर, अब सुनिए, गुड्स अगर इंडिया में इंपोर्ट किए गए, इंपोर्ट मतलब होता है इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना, और सर इंपोर्ट इज द टैक्सेबल इवेंट। तो सर अगर मैंने इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में लाए टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, तो क्या इंपोर्ट हो गया? नहीं बाबा, तब इंपोर्ट स्टार्ट होता है। इंपोर्ट तब कंप्लीट माना जाएगा जब आपने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है टू क्लियर द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। किरण स्पिनिंग मिल्स का केस लो था, अगर गुड्स आपने वेयर हाउस में डाल दिए तो सर उस केस में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? जब आप वेयर हाउस से गुड्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, बेसिकली आपने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है फॉर होम कंजम्पशन, तब उसको टैक्सेबल इवेंट बोलेंगे। थर्ड मैंने आपको केस लो पढ़ाया मैंगलोर रिफाइनरी का केस लो। मैंगलोर रिफाइनरी में क्या बोला? जो एक्चुअल क्वांटिटी इंडिया में रिसीव हुआ है उसी पे कस्टम ड्यूटी लगेगा। फोर्थ मैंने आपको एक केस लो पढ़ाया अर्बन लॉयड ऑफशोर चिल्स लिमिटेड का, कि सर अगर आप हो कहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, समझ लीजिए आपका एक ऑयल फील्ड है और आपने इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स वगैरह मंगा लिए वहां पे, तो सर उसको इंपोर्ट माना जाएगा। ठीक है सर, मैंने आपको इंपोर्ट का मतलब पढ़ा दिया। अब सुनिए, अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना। एक्सपोर्ट मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर लेके जाना को एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट मींस टेकिंग ऑफ आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। सर ये है इंडिया, ये है इंडिया का टेरिटोरियल वाटर। अगर एक शिप इंडिया का टेरिटोरियल वाटर से बाहर चली गई तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में कभी भी फॉरेन करेंसी रियलाइजेशन का जरूरी नहीं होता है। फॉरेन करेंसी आपको रियलाइज करना है लेकिन एज पर फेमा करना है, लेकिन इमीडिएटली एक्सपोर्ट बोलने के लिए फॉरेन करेंसी रियलाइजेशन होना जरूरी नहीं है। इंडिया के बाहर इंडिया के गुड्स को लेके जाना ही एक्सपोर्ट है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, यहां दो केस लॉज है। राजेंद्र डाइंग मिल्स का केस लॉ, क्या हुआ था राजेंद्र डाइंग मिल्स के केस लॉ में? सुनिए, यहां से एक शिप थी, शिप जा रही थी। ठीक है सर, अब शिप क्या हुआ, जब जा रही थी शिप यहीं डूब गई। बाबा टाइटैनिक हमारी यहीं डूब गई। ठीक है, अगर टाइटैनिक यहीं डूब गई तो ये था टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। शिप ने टेरिटोरियल वाटर्स अगर क्रॉस ही नहीं किया तो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। यही बोला है राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स में, इफ वेसल सैंक विद इन द टेरिटोरियल वाटर इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट। ठीक है सर, उसके बाद सन इंडस्ट्रीज का केस लॉ है। समझ लीजिए ये था टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। एक शिप थी, गुड्स लेके जा रही थी, टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर गई, उसके बाद शिप में कोई प्रॉब्लम हो गया और शिप वापस आ गई। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इसको एक्सपोर्ट मानेंगे? यस बाबा, जैसे ही शिप ने इंडिया के बाहर चली गई तो सर उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि इंडिया के टेरिटोरियल वाटर से बाहर जाना ही एक्सपोर्ट है। तो यही बोला गया, सन इंडस्ट्रीज का केस लॉ था कि शिप वेंट आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर और उसके बाद वापस आ गई क्योंकि कुछ डैमेजेस थे, तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। मतलब यहां से बाहर गई और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया शिप में और उसके कारण वापस आ गई थी तो इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है सर, यही बोला गया है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया? कस्टम ड्यूटी इज लेवीड ऑन गुड्स। मैंने आपको गुड्स का डेफिनेशन बता दिया। इंपोर्टेड इनटू, इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना, एक्सपोर्टेड मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मैंने आपको इंडिया का डेफिनेशन भी पढ़ा दिया। लेकिन ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगता है, दिस इज सब्जेक्ट टू सम एग्जम्पशन, सम रेमिशन जो गवर्नमेंट ने दिया है। मतलब ये जो कस्टम ड्यूटी लेवी होता है ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, दिस लेवी, दिस इंपोजिशन ऑफ टैक्स, इसको सब्जेक्ट टू किया गया है। मतलब कुछ एग्जम्पशन, कुछ रेमिशन वगैरह दिया गया है जो हम पढ़ेंगे। रेमिशन, अबेटमेंट, एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या रेमिशन दिया गया है। सेक्शन नंबर 13 बोलता है, नो ड्यूटी liability if goods are pilfered after unloading but before clearance order for home consumption or warehousing।
समझ लीजिए आपने गुड्स इंपोर्ट किए और पोर्ट पे कुछ पिल्फरेज हो गया, सेक्शन नंबर 13 बोलता है छोटा छोटा चोरी हो गया कोर्स, तो सर उस केस में जो गुड्स चोरी हो गए, ऑल्दो इंपोर्ट हुआ था लेकिन क्योंकि पोर्ट में चोरी हो गया, तो सर कस्टम ड्यूटी लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। लेकिन अगर पोर्ट पे चोरी हो गया तो आपको उस पर ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन नंबर 13 ने बोला है, नो ड्यूटी लायबिलिटी इफ गुड्स आर पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, पिल्फरेज सेक्शन नंबर 13 में तभी मिलता है जब पोर्ट पे होता है, वेयर हाउस में नहीं। पिल्फरेज आफ्टर अनलोडिंग बिफोर क्लियरेंस, मतलब पोर्ट पे जब आपके गुड्स थे तब चोरी हो गए, कुछ छोटा मोटा चोरी हो गया तो उस पर आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। पिल्फरेज शुड हैपन एट द पोर्ट इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन। जब आपके गुड्स आ गए, कस्टोडियन के पास आपके गुड्स थे, तो सर तब बोला गया है कि आपको ड्यूटी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 23 में। पिल्फरेज की बात कर रहा था सेक्शन नंबर 13, उसके बाद सेक्शन नंबर 23 आता है। सेक्शन नंबर 23 बोलता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड मतलब गुम गए, ज्यादा गुड्स गुम गए तो उसको आ जाए, वो आ जाए, तब एप्लीकेबल होगा सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 13 तब एप्लीकेबल होता है जब छोटा मोटा चोरी हो। सेक्शन नंबर 23 तब एप्लीकेबल होता है जब बहुत बड़ा चोरी हो गया हो। ठीक है, गुड्स लॉस्ट, 1000 किलो आया था, 200 किलो चोरी हो गए, 2 किलो चोरी हुआ तो पिल्फरेज है, छोटा मोटा चोरी। सर 200 किलो चोरी हो गया तो ज्यादा चोरी हो गया, तो सर गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब कंप्लीटली अनयूजेबल हो गया। ग्लासेस आए थे, जब अनलोडिंग हो रहा था गिर किए, सारे ग्लासेस टूट गए, कंप्लीटली अनयूजेबल हो गए। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 23 तब अप्लाई होता है ओनली व्हेन देयर इज नो पिल्फरेज। छोटा मोटा चोरी हुआ तो सेक्शन नंबर 13 में जाइए, अगर बड़ा चोरी हुआ है, गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, तो सेक्शन नंबर 23 में आइए। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द इंपोर्टर। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर आपका गुड्स चोरी हुआ है। रेमिशन ओनली इफ एसी और डीसी इज सेटिस्फाइड दैट गुड्स आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। आपको जो ऑफिसर है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि सर आपके गुड्स चोरी हो गए हैं या गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। डिस्ट्रॉय मतलब देखिए बाबा, दो चीज होते हैं, एक होता है डैमेज, एक होता है डिस्ट्रॉय। ये बॉटल अगर गिरी, थोड़ा बहुत डेंट वगैरह आ गया तो वो डैमेज है। डिस्ट्रॉय क्या होता है, पूरा कंप्लीटली अनयूजेबल को डिस्ट्रॉयड बोलते हैं। सर लॉस और डिस्ट्रक्शन शुड हैपन बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम, हेंस एप्लीकेबल फॉर वेयरहाउस गुड्स ऑल्सो। तो अगर आपके गुड्स चोरी हो गए वेयरहाउस में, चाहे आपके गुड्स चोरी हो गए हो कस्टम पोर्ट में, दोनों ही केस में सेक्शन नंबर 23(1) एप्लीकेबल होगा। और रेमिशन मतलब आपको गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड पे ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 बोलता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन अबंडन गुड्स। समझ लीजिए आपने यूएस से मंगाए एप्पल आईफोन और आ गए पाइनएप्पल फोन। आपने बोला सर मैं छोड़ रहा हूं इन गुड्स को, डिपार्टमेंट बोलेगा हम छोड़ रहे हैं ड्यूटी को भी। याद रखिएगा, ओनर ऑफ द गुड्स बिफोर क्लियरेंस और डिपॉजिटिंग इन वेयरहाउस, मतलब आपके गुड्स पोर्ट पे पड़े हुए थे, आप गए गुड्स को देखने, देखा सर मैंने मंगाया था एप्पल आईफोन, आ गए पाइनएप्पल फोन, मेरे को नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, तो डिपार्टमेंट बोलेगा आप गुड्स मत दीजिए, हम ड्यूटी नहीं लेंगे। ये बोला गया है रेलिंक्विश द टाइटल, और आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ड्यूटी बचा लो, गुड्स छोड़ दो। इसके बाद बोला है नो रेलिंक्विशमेंट विद रिगार्ड्स टू ऑफेंसिव गुड्स। आपने मंगा लिए AK-47, पकड़े गए। सर आप मंगा रहे थे बंदूक, टॉय गन बोल के आप एक्चुअल गन मंगा रहे थे, पकड़े गए। अब बोल रहे हो ठीक है सर मुझे गन्स नहीं चाहिए। बेटा गन्स आपको ही रखने पड़ेंगे, मतलब आप उसका टाइटल रेलिंक्विश नहीं कर सकते और आपको जेल भी भेजा जाएगा। ठीक है सर। इंपोर्टर में रेलिंक्विश, आप कब कब गुड्स का टाइटल रेलिंक्विश कर सकते हो, छोड़ सकते हो गुड्स को। इफ गुड्स आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, आपने मंगाया एप्पल आईफोन, आ गया पाइनएप्पल फोन, तो सर आप छोड़ सकते हो। डैमेज डेटोरिएटेड ड्यूरिंग वॉयज रेंडरिंग देम यूजलेस, आए तब वो डैमेज हो गए, क्वालिटी फॉल हो गया, डेटोरिएट हो गया। आम मंगाए थे सिर्फ गुटलियां बची है, तो आप बोल रहे हो कि सर ये तो पूरा ही चले गया, अब मेरे काम का नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं। देयर माइट बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंपोर्टर अनविलिंग टू टेक डिलीवरी, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आप बोल रहे हो मेरे कोई गुड्स नहीं चाहिए, आप गुड्स छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंट ड्यूटी छोड़ देगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, जल्दी 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 रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी बोलिए। मैंने आपको पढ़ाया कि सर मैंने आपको पढ़ाया लेवी एंड एग्जम्पशन
फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। इसमें पहले हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पढ़ाया मैंने आपको, ध्यान रखिएगा। मैंने फिर आपको पढ़ाया कस्टम लॉ, कस्टम लॉ में कस्टम एक्ट पढ़ाया, कस्टम टैरिफ एक्ट पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा कि रूल्स के बारे में और रेगुलेशन। कस्टम एक्ट पूरा एंटायर लॉ की बात करता है। टैरिफ एक्ट सर रेट्स वगैरह बताता है। रूल सपोर्ट करता है, एक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। रेगुलेशन सीबीआईसी इशू करता है और ये भी सपोर्ट करता है एक्ट को, ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको बोला कस्टम ड्यूटी इज लेविड। कस्टम ड्यूटी कब लेवी होता है? लेविड ऑन गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है सर। आपने बोला कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सर गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, जब परमानेंटली इंपोर्ट किया है, ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको बोला स्टोर्स को भी गुड्स माना जाएगा, बैगेज को भी गुड्स माना जाएगा और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को भी गुड्स माना जाएगा, करेंसी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी गुड्स माना जाएगा। इधर मैंने आपको पढ़ाया एक एसोसिएट सीमेंट का केस लॉ कि सर अगर एसोसिएट सीमेंट का केस लॉ था, ड्राइंग स्केचेस वगैरह मंगा रहे हो तो उसको गुड्स मानते हुए उस पर कस्टम ड्यूटी लेवी होगा। सर इंडिया का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो डेजिग्नेटेड एरिया है उसको गवर्नमेंट इंडिया मान सकता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा, ठीक है सर। और इंडिया का पार्ट उनको माना गया है, ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बोला सिग्निफिकेंस ऑफ टेरिटोरियल वाटर क्या होता है। टेरिटोरियल वाटर यूज करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर 200 नॉटिकल माइल तक होता है। इंडियन कस्टम वाटर में इंडियन कस्टम ऑफिसर कोई भी शिप वगैरह को रोक के चेक करके अगर कुछ भी वायलेशन पाया गया तो सर गुड्स और कन्वेंस को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जाना। यहां मैंने आपको किरण स्पिनिंग मिल का केस लॉ पढ़ाया और एक केस लॉ पढ़ाया था, गार्डन सिल्क मिल का केस लॉ पढ़ाया, मैंगलोर रिफाइनरी का केस लॉ पढ़ाया। उसके बाद अबन लॉयड चिल्स ऑफशोर लिमिटेड का केस लॉ हमने पढ़ा। यहां राजेंद्र डाइंग मिल का केस लॉ था एंड सन इंडस्ट्रीज का केस लॉ था, ठीक है सर। अब कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, लेकिन ये जो लेवी है इट इज सब्जेक्ट टू सम एग्जम्पशंस व्हिच आर गिवन। सेक्शन नंबर 13 बोलता है अगर गुड्स पिल्फर हो गए, गुड्स पिल्फर हो गए, जो पिल्फरेज होगा उस पे आप पिल्फर्ड गुड्स पे आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिल्फरेज हमेशा पोर्ट पे ही सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होता है। मतलब पिल्फरेज होना चाहिए आफ्टर अनलोडिंग, बिफोर क्लियरेंस फॉर वेयरहाउसिंग, बिफोर क्लियरेंस फॉर वेयरहाउसिंग और बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, पोर्ट पे पिल्फरेज होना चाहिए। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23(1) बोला गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, आपके अगर गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड हो गए प्रूफ कीजिए ऑफिसर को, आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 23(2) सर अगर आपने अबंडन कर दिया गुड्स तो ड्यूटी भी डिपार्टमेंट छोड़ देगा। आप गुड्स छोड़ दीजिए वो ड्यूटी छोड़ देंगे। क्विकली गिव मी हेड्स अप, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, जल्दी 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 बताइए, क्या यहां तक सब क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए अब नीचे सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है? समझ लीजिए आपने कोई गुड्स मंगाए, आपने पावर टू मेक रूल्स फॉर डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। समझ लीजिए आपने गुड्स इंडिया के बाहर से मंगाए और उन गुड्स को दो चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए आपने अल्कोहल मंगाया इंडिया के बाहर से, अल्कोहल अगर आपने मंगाया है, अल्कोहल को फैक्ट्री कंजम्पशन भी किया जा सकता है, अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। अब अगर आपने अल्कोहल मंगाया फॉर फैक्ट्री कंजम्पशन तो समझ लीजिए 5% ड्यूटी है, अगर आपने अल्कोहल को यूज किया फॉर ड्रिंकिंग पर्पस तो उस पर 30% ड्यूटी है। आप तो ये बोलोगे मैं फैक्ट्री के लिए यूज करूंगा, डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? कस्टम डिपार्टमेंट के पास पावर है, डीनेचरिंग कर देगा, उसमें ऐसा कोई केमिकल मिला देगा कि सर अब आप उस गुड्स को 5% ड्यूटी देके क्लियर कीजिए, लेकिन उस गुड्स को अब सिर्फ फैक्ट्री यूज ही किया जा सकता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, समझ लीजिए। और म्यूटिलेशन मतलब क्या होता है? म्यूटिलेशन मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। आपने एक मशीन इंडिया के बाहर से मंगाया और आपने बोला ये तो स्क्रैप है, तो वो क्या करेंगे? उसका टुकड़ा 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 कर देंगे और अब उसको क्लियर कर देंगे कस्टम्स वाले एज स्क्रैप। यही बोला गया है पावर टू मेक रूल्स फॉर डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स इफ इंपोर्टेड गुड्स मे बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, दो पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। समझ लीजिए दे कैन बी म्यूटिलेटेड मतलब कस्टम डिपार्टमेंट उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा या डीनेचर कर देगा। डीनेचर मतलब अल्कोहल का डीनेचरिंग किया जाता है ताकि आप उसको सिर्फ फैक्ट्री यूज के लिए यूज कर पाओ। तो सर पोस्ट डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन
ड्यूटी एट द रेट एप्लीकेबल टू सच गुड्स इन डीनेचर्ड और म्यूटिलेटेड फॉर्म। ड्यूटी कैसा लगेगा? ड्यूटी वैसा ही लगेगा जैसे माना जाएगा कि सर मशीन इंपोर्ट नहीं गया था, स्क्रैप इंपोर्ट किया गया था क्योंकि अब म्यूटिलेशन हो चुका है, और अल्कोहल इंपोर्ट किया गया था, डीनेचर्ड फॉर्म में इंपोर्ट किया गया था क्योंकि अब डीनेचरिंग हो चुका है। तो सर यही बोला गया है, गवर्नमेंट के पास पावर है डीनेचरिंग का रूल्स बनाने का और म्यूटिलेशन का रूल्स बनाने का। ठीक है सर, उसके बाद आ जाइए, सेक्शन नंबर 24 हो गया। सेक्शन नंबर 25 इस बार एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 22 बोलता है अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स व्हिच आर डैमेज्ड और डेटोरेटेड। सर देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब कंप्लीटली अनयूजेबल, एक होता है डैमेज हो गया। सर डिपार्टमेंट को आप बोला सर मेरे गुड्स डैमेज हो गए हैं, थोड़ा वैल्यू कम हो गया, डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है आपके गुड्स का वैल्यू कम हो गया है, हम डैमेज हो गया ना, हम भी अपना ड्यूटी थोड़ा कम कर देंगे। डेटोरेट हो गया, सर आम मंगाए थे, आम का क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया है, सर डेटोरेट हो गया मतलब फॉल इन क्वालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक बार अगर क्वालिटी कम हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी ड्यूटी कम कर देंगे, बस इतना ही बोला गया है। अबेटमेंट मतलब डिस्काउंट दे दिया जाएगा आपको ड्यूटी में। बिफोर अनलोडिंग और ड्यूरिंग अनलोडिंग अगर डैमेज हुआ है अबेटमेंट मिलेगा। बिफोर अनलोडिंग और ड्यूरिंग अनलोडिंग अगर डैमेज हुआ है। आफ्टर अनलोडिंग अगर कोई डैमेज हुआ है तो भी आपको अबेटमेंट मिलेगा। वेयरहाउस गुड्स अगर है, आपने गुड्स वेयरहाउस में डाल दिए हैं, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर कोई डैमेज हुआ है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ड्यूटी में। डेटोरिएशन मतलब होता है फॉल इन क्वालिटी। फॉल इन क्वालिटी अगर बिफोर अनलोडिंग और ड्यूरिंग अनलोडिंग कोई क्वालिटी रिडक्शन हो चुका है, कोई क्वालिटी खराब हो गया है क्योंकि लेट हो चुका था, तो उसके कारण आपको अबेटमेंट मिलेगा। लेकिन एक बार अनलोडिंग हो गया उसके बाद अगर समझ लीजिए आपके आम पड़े हुए हैं कस्टम पोर्ट पे, अनलोडिंग हो चुका है, आपने क्लियर नहीं कराया, आपकी गलती है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा ड्यूटी में। ये बोला है कोई अबेटमेंट नहीं मिलेगा आफ्टर अनलोडिंग या वेयरहाउस गुड्स के मामले में। ठीक है सर, डैमेज के मामला में बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, इन द वेयरहाउस सब जगह मिलेगा क्योंकि डैमेज हुआ है। लेकिन डेटोरिएशन मतलब फॉल इन क्वालिटी बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के कारण जो क्वालिटी में रिडक्शन हुआ है, उसके लिए इन्होंने बोला है अबेटमेंट सिर्फ तभी मिलेगा जब बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग कोई डेटोरेशन हुआ है, आफ्टर अनलोडिंग और इन द वेयरहाउस अगर डेटोरेशन हुआ है कोई अबेटमेंट नहीं मिलेगा। सर वैल्यू ऑफ डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स ये बोल रहा है एट द ऑप्शन ऑफ द ओनर। सर कितना कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, आप ही बोलिए मेरे को, कस्टम ड्यूटी कितना देना पड़ेगा? सर पहले 5 लाख का ड्यूटी था, 50 लाख के गुड्स थे, अब गुड्स का वैल्यू हो गया है, समझ लीजिए अब गुड्स का वैल्यू हो गया है सिर्फ 40 लाख रुपीस का, तो सर अकॉर्डिंगली आपका ड्यूटी भी रिड्यूस हो जाएगा। यही बोला है यहाँ पे कि कस्टम ड्यूटी जो पहले देने वाले थे डिवाइडेड बाय जो पहले डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स का वैल्यू था मल्टीप्लाइड बाय जो आज वैल्यू ऑफ डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स है। यही बोला है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ऑन डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स कितना होगा? कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज डिटोरेशन डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द गुड्स मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स। मतलब पहले जितना ड्यूटी था, पहले जो गुड्स का वैल्यू था मल्टीप्लाइड बाय आज का वैल्यू ऑफ द गुड्स जो डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स है, आपको कस्टम ड्यूटी उतना देना होगा। ठीक है सर, उसके बाद सर ये जो डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स है इसका वैल्यू कौन बताएगा? ये बोले हैं वैल्यू ऑफ डैमेज और डेटोरेटेड गुड्स पीओ बताएगा आपको। अगर पीओ का जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपके गुड्स को ऑप्शन में बेच दिया जाएगा और जो वैल्यू आएगा उस पर ड्यूटी देना पड़ेगा। ग्रॉस सेल प्रोसीड सोल्ड बाय ऑक्शन और टेंडर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आ जाइए, अब अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 आता है। सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 25 बोलता है पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटी। गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर गवर्नमेंट चाहे आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं उन पे गवर्नमेंट एग्जम्पशन ग्रांट कर सकती है। जैसे जीएसटी में एग्जम्पशन होता है अंडर सेक्शन नंबर 11, कस्टम्स में एग्जम्पशन दिया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 25। ये बोलता है सेक्शन नंबर 25(1) बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जम्प्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और आपको कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर देगी। पब्लिकली सबके लिए एग्जम्पशन दिया जाता है ये। ठीक है, सेक्शन नंबर 25(2) होता है अगर गवर्नमेंट स्पेशल केस में चाहे, फॉर एन एग्जांपल सचिन तेंदुलकर की फरारी आई, गवर्नमेंट ने बोला स्पेशल केस है, स्पेशल एग्जम्पशन ग्रांट कर सकते हैं, वो पब्लिक के लिए नहीं होता, स्पेशल केस टू केस एग्जम्पशन दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में स्पेशल ऑर्डर से
इन ईच केस एग्जाम देम फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। ये जनरल एग्जाम्पशन है, सेक्शन नंबर 25(2) स्पेशल एग्जाम्पशन है। सेक्शन नंबर 25(2)(a) बोलता है अगर गवर्नमेंट चाहे एग्जाम्पशन इशू किया है, एक साल में गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकती है उस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में। अगर एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया तो वो वैलिड होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। An explanation inserted within 1 year to have retrospective effect। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 25(4) आता है कि सर ये जो नोटिफिकेशन इशू होता है अंडर सेक्शन नंबर 25(1) एंड 25(2)(a) जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करते हैं, वो नोटिफिकेशन जो इंसर्ट होता है वो कब से इफेक्टिव होता है? गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आज इशू किया है, कल वो पब्लिश हो रहा है ऑफिशियल गैजेट में। जिस दिन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू कर दिया, समझ लीजिए 1 तारीख को गवर्नमेंट ने साइन कर दिया एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में, और एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन पब्लिकली ऑफिशियल गैजेट में अवेलेबल हुआ 4 तारीख से, तो सर एग्जाम्पशन 1 तारीख से माना जाएगा। यही बोला है यहाँ पे, एन नोटिफिकेशन अंडर 1 और 2(a) shall have effect on the day of issue of by the central government for publication in the official gazette. This rule is not applicable in स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर तो स्पेशल एग्जाम्पशन होता है, आपको दे दिया जाएगा कि आपको केस टू केस, मतलब आपको एग्जाम्पशन दिया है, बस एग्जाम्पशन दिया है, उसके लिए कोई एप्लीकेबिलिटी का टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन अगर समझ लीजिए पब्लिकली कोई नोटिफिकेशन इशू किया गया है, तो जब वो इशू किया गया उस डेट को माना जाएगा कि सर उस दिन से वो इफेक्टिव है। ये बोल रहे हैं नोटिफिकेशन अंडर 1 और 2(a) शैल टेक इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ इशू, नॉट ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि सर अगर गवर्नमेंट ने कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया है, क्या सर? सुन लीजिए, अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 25(4)(a)। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं पढ़ाऊंगा अपने अमेंडमेंट बुकलेट से। आ जाइए अमेंडमेंट बुकलेट में। सर हमारे पास अमेंडमेंट बुकलेट नहीं है। बेटा अगर अमेंडमेंट बुकलेट नहीं है, आप rameshsoni.com में जाइए। rameshsoni.com में फ्री रिसोर्सेज में rameshsoni.com में जाइए, rameshsoni.com में जाइए, फ्री रिसोर्सेज में जाइए। अब फ्री रिसोर्सेज में अगर आप देखोगे तो सीए फाइनल May 22 फोल्डर है, वहां स्टैट्यूटरी अपडेट मैंने डाला है, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पहला अमेंडमेंट है, हाँ पहला अमेंडमेंट ये रहा। सेक्शन नंबर 25 में पहला अमेंडमेंट है। सेक्शन नंबर 25 में 4(a) को इंसर्ट किया गया है। अच्छे से पढ़ लेते हैं, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 25(4)(a) बोलता है वेयर एनी एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन अंडर सबसेक्शन 1। मतलब एक जनरल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया था, लेकिन वो कंडीशनल था, कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन था। सच exemption shall unless otherwise specified or varied or rescinded, मतलब उस नोटिफिकेशन को अगर गवर्नमेंट ने विड्रॉ नहीं किया तो it shall be valid up to 31st day of March falling immediately after 2 years from the date of grant or variation। For an example, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जो कंडीशनल नोटिफिकेशन था ऑन 1st May 2021। इसके लिए बोला गया है कि आपको देखना है कि ये नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में डाल दिया है कब नोटिफिकेशन एक्सपायर होने वाला है, तो तब वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने विड्रॉ भी नहीं किया या वैलिडिटी मेंशन नहीं किया है, मतलब उन कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया है और उसमें कोई वैलिडिटी मेंशन नहीं किया है, तो आपको याद रखना है उसका वैलिडिटी होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया 1st May, 2 साल ऐड कीजिए 1st May 2023। इसके बाद जो 31st मार्च आएगा तब वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाएगा। तो सर इसके बाद हो गया 31st मार्च 2024। जो भी डेट को एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू हुआ, कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, उसके साथ 2 साल ऐड कीजिएगा, उसका नेक्स्ट 31st मार्च को मान लिया जाएगा कि वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया। ठीक है सर, यही बोला है। एनी एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है। सच एग्जाम्पशन शैल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और वैलिड और रिसाइंडेड बी वैलिड अप टू 31st day of March falling immediately after 2 years from the date of such ग्रांट। ठीक है सर, ग्रांट एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन यहां आया, इससे 2 साल आप ऐड कर दीजिए, 21 23 हो गया, प्लस इसके बाद जो 31st मार्च आएगा तब तक ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन वैलिड रहेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब समझ लीजिए, इन्होंने बोला प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एग्जाम्पशन
in force as on date when the finance bill 2021 receives the president assent. तो सर द सेट पीरियड ऑफ 2 years shall be reckoned from first day of February 2021. तो सर अगर फाइनेंस बिल 2021 जिसको प्रेसिडेंट एसेंट मिला उसके पहले अगर कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, सर फाइनेंस बिल 2021 को प्रेसिडेंट एसेंट कब मिला? फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट एसेंट कब मिला था? फाइनेंस बिल 2021 को प्रेसिडेंट एसेंट मिला था एज ऑन 28 मार्च. तो सर अगर कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन था जिसको 28 मार्च से पहले इशू किया गया, सर समझ लीजिए 28 मार्च को प्रेसिडेंट एसेंट मिला था फाइनेंस बिल को, इससे पहले अगर कोई कंडीशनल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसके लिए क्या होगा? तो इन्होंने बोला है, समझ लीजिए कोई ओल्ड नोटिफिकेशन था इशूड प्रायर टू फाइनेंस बिल रिसीविंग द प्रेसिडेंट एसेंट. समझ लीजिए एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2020 को इशू किया गया था, ये नोटिफिकेशन कब तक वैलिड होगा? तो इन्होंने बोला कैलकुलेट 2 years टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 February 2021. आपको 2 साल कब से ऐड करने हैं? 1 February 2021. यही बोला गया है कि सर प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जम्पशन इन फोर्स, मतलब जो पहले से इन फोर्स था, as on the date when the finance bill 2021 received the president assent, the said period of 2 years कब से कैलकुलेट किया जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ February 2021. पुराना एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के लिए बोला गया है, नया के लिए तो 2 साल और उसके बाद का 31 मार्च तक वो वैलिड रहेगा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन. अगर कोई पुराना एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन था तो सर आपको उसका डेट कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 February 2021. 2 साल हो गए 1 February 2023, उसके बाद का 31 मार्च को वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? दोनों मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का. आ जाइए बाबा, आ जाइए इधर. मैंने आपको वही बोला है, कंडीशनल एग्जाम्पशन शैल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वैलिड और असाइन्ड डेट बी वैलिड अप टू 31 मार्च फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट और वेरिएशन. उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 21. सेक्शन नंबर 21 क्या बोलता है इस चैप्टर में? बाबा इस चैप्टर में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है. इस चैप्टर में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, ये वाला 4A. संचय बोल रहा है सर स्क्रीन. संचय क्या हुआ स्क्रीन में? आई थिंक स्क्रीन फाइन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर सेक्शन नंबर 21 बोलता है गुड्स डेडलिक जेटसम फ्लोटसम रेक. समझ लीजिए एक शिप डूब रही थी, कुछ गुड्स को शिप से फेंक दिया गया, वो फ्लोट करते हुए पोर्ट पे आ गए. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर उस पे क्या ड्यूटी लगेगा? इन्होंने यही बोला कि सर अगर कोई गुड्स डेडलिक जेटसम फ्लोटसम शिप रेक वगैरह हो गया और गुड्स इंडिया में आ गए, ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया. आपने बोला सर मैं लेके नहीं आया, ये तो बहते हुए आ गए. अगर बहते हुए भी आ गए तो उस पे आपको ड्यूटी देना पड़ेगा. शैल बी डेल्ट एज इफ इंपोर्टेड इनटू इंडिया, और आपको उन पे ड्यूटी देना पड़ेगा. यही बोला है सेक्शन नंबर 21 में. समझ लीजिए कुछ गुड्स को शिप से फेंक दिया गया, गुड्स फ्लोट होते हुए शिप से पानी में तैरते हुए इंडिया में आ गए, तो भी सर उसको इंपोर्ट माना जाएगा और आपको ड्यूटी देना पड़ेगा. ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? आ जाइए सेक्शन नंबर 20 में. मैंने आपको पढ़ाया कस्टम ड्यूटीज लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. बट ये जो लेवी है इट इज सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन. सेक्शन नंबर 13 पिल्फरेज. सेक्शन नंबर 23 लॉस डिस्ट्रॉयड और अबंडेंट गुड्स. सेक्शन नंबर 24 डीनेचरिंग का पावर है या म्यूटिलेशन का पावर है. सेक्शन नंबर 25 एग्जम्पशन. सर सेक्शन नंबर 21 गुड्स डेडलिक जेटसम इंडिया में आए हो लाए गए हो, ड्यूटी तो देना पड़ेगा आपको. ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? सेक्शन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. चलिए पढ़ लेते हैं. सर सेक्शन नंबर 20 क्या बोलता है? री इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ट्रीटेड एज फ्रेश इंपोर्ट लायबल टू ड्यूटी. मैंने क्या किया समझ लीजिए, मैंने इंडिया के बाहर कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया. ठीक है, अब इसने क्या किया, ये गुड्स को वापस भेज दिया. तो याद रखिएगा जब गुड्स वापस आ रहे हैं, री इंपोर्ट हमेशा फ्रेश इंपोर्ट माना जाता है. सर मैंने कुछ गुड्स इंडिया के बाहर भेजे, गुड्स वापस आ रहे हैं इंडिया, तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेश इंपोर्ट माना जाएगा और आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा. लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ एग्जम्पशन देंगे इसके लिए, और गवर्नमेंट ने बोला देखिए
री इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर है तो उसको फ्रेश इंपोर्ट मानेंगे और लायबल टू ड्यूटी होगा, लेकिन कंसेशन दिया गया, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, गवर्नमेंट ने बोला गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक और अंडर रिफंड ऑफ आईजीएसटी और अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मैंने क्या किया, गुड्स एक्सपोर्ट किया, सुनिए, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक दिया, गवर्नमेंट ने बोला रमेश यूं तो वापस लाने को हम फ्रेश इंपोर्ट बोलते हैं, लेकिन अगर आप वापस लाओगे तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक दिया था वो वापस दे दीजिएगा, आपको कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक दिया, मैंने री इंपोर्ट किया, ड्यूटी ड्रॉबैक रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अमाउंट पेएबल ऑन री इंपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक जो मिला था। मैंने एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने जीएसटी का रिफंड दिया, मैंने री इंपोर्ट किया, गवर्नमेंट बोल रहा है रिफंड वापस दे दे, सर जो रिफंड लिया था वो वापस दे दो। मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट को बॉन्ड दे दिया, गवर्नमेंट ने बोला सर आपने बॉन्ड दिया, आपने ड्यूटी नहीं दिया, अगर आपने री इंपोर्ट कर लिया, जो ड्यूटी नहीं दिया था वो देना पड़ेगा, आईजीएसटी नॉट पेड ऑन एक्सपोर्टेशन, दैट्स इट। सर एक्सपोर्ट किया, डीबीके मिला, री इंपोर्ट किया, डीबीके वापस दे दे, सर एक्सपोर्ट किया, रिफंड मिला, री इंपोर्ट किया, रिफंड वापस दे दे, एक्सपोर्ट किया, आईजीएसटी नहीं दिया, बॉन्ड दिया, री इंपोर्ट किया, जो आईजीएसटी नहीं दिया वो दे दीजिए। उसके बाद बोला है गुड्स इंपोर्टेड देन एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर अब्रॉड देन री इंपोर्टेड। मैंने क्या किया, इंडिया के बाहर से कुछ मशीन वगैरह इंपोर्ट किया, मशीन आ गया इंडिया में, मैंने कस्टम ड्यूटी दे दिया, अब ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आने लगा, तो मैंने क्या किया, ये मशीन को इंडिया के बाहर भेजा उस बंदे को, उस बंदे ने उसका रिपेयर किया और फिर मैंने वापस इंपोर्ट किया। याद रखिएगा, पहले आपने इंपोर्ट किया, फिर ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम आया तो आपने इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके री इंपोर्ट किया, अरे री इंपोर्ट तो फ्रेश इंपोर्ट माना जाता है, आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कंसेशन दे दिया। गवर्नमेंट ने बोला एक काम कीजिएगा, जाने और आने का जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, प्लस यहां जो इस बंदे ने रिपेयर किया, चाहे इसने फ्री में ही किया हो, जो भी मटेरियल एंड लेबर का फेयर कॉस्ट है उसको ऐड कीजिएगा और उस पर कस्टम ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। इन्होंने बोला फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द रिपेयर, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, टू वे पे आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। बेसिकली जाने और आने का फ्रेट एंड इंश्योरेंस प्लस मटेरियल एंड लेबर का जो कॉस्ट था टोटल ऐड कीजिएगा, उस पे आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें एक कंडीशन इन्होंने अटैच किया, फॉर 1 एंड 2 री इंपोर्ट आपको कितना दिन में कर लेना है, याद रखना री इंपोर्ट कर लेना है विद इन 3 इयर्स प्लस 2 साल का एक्सटेंशन आपको दिया जा सकता है। जो एक्सपोर्ट किया था वही री इंपोर्ट करना, जो एक्सपोर्ट किया था वही री इंपोर्ट करना, एंड नो चेंज इन ओनरशिप ऑफ गुड्स बिटवीन द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट एंड री इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट किया आप ही ओनर थे, री इंपोर्ट किया तो भी आप ही ओनर हो। सर मैंने समझ लीजिए एक बंदे को गुड्स बेचे इंडिया के बाहर, मैंने उसको बेच दिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी और बंदे ने आपको वापस वो गुड्स बेचे हैं, उसी ने आपको गुड्स रिटर्न किए हैं, ओनरशिप चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ जाइए एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन जो है ये मेक इन इंडिया को दिया गया है एक्चुअली, एग्जम्पशन टू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड देन री इंपोर्टेड। मैंने क्या किया, इंडिया में कुछ गुड्स बनाए, मैंने कुछ गुड्स इंडिया में बनाए, इंडिया के बाहर एक बंदे को एक्सपोर्ट किया, इसने जब एसी को यहां पे फिट किया, मैंने एसी को एक्सपोर्ट किया, एसी को इसने फिट किया, एसी से कुछ आवाज आने लगी तो इसने मेरे को एसी को वापस भेजा, मैंने रिपेयर वगैरह किया और रिपेयर करके री एक्सपोर्ट कर दिया। तो इन्होंने बोला है जब आपने री इंपोर्ट किया, आपने एक्सपोर्ट किया, आपने री इंपोर्ट किया, री इंपोर्ट यूं तो फ्रेश इंपोर्ट होता है, लेकिन हम री इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लेंगे अगर आपने रिपेयर वगैरह करके इसको री एक्सपोर्ट कर दिया विद इन ए टाइम लिमिट। यही बोला है यहाँ पे कि सर अगर आपने रिपेयर करके विद इन 3 इयर्स, पहला बात तो अगर आपने उसको वापस लाया है तो विद इन 3 इयर्स आपको लाना है वापस। री इंपोर्ट कितना दिन में करना है, मैंने एक मशीन भेजा इंडिया के बाहर, रिपेयर के लिए री इंपोर्ट करना है विद इन 3 इयर्स प्लस 10 इयर्स है अगर नेपाल एंड भूटान का केस है। ठीक है सर। कंडीशन नो ड्यूटी ऑन री इंपोर्ट, मतलब आपने जब री इंपोर्ट किया रिपेयर करने के लिए तो आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। यूं तो री इंपोर्ट फ्रेश इंपोर्ट होता है लेकिन आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। अगर री इंपोर्ट किया है और उसके बाद रिपेयर करके एक्सपोर्ट कर दिया 6 महीने में, री इंपोर्ट के लिए तो टाइम लिमिट 3 साल का है, नेपाल भूटान के केस में 10 साल का है, एक्सपोर्ट कर दिया विद इन 6 मंथ्स, री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ्स और एक्सटेंशन 6 महीने का आपको दिया जा सकता है। जो गुड्स आपने रिपेयर के लिए इंडिया में वापस लाए थे उसी गुड्स को वापस भेजा है, एसीडीसी सेटिस्फाई करेगा अपने आप को, प्लस आपसे एक बॉन्ड मांगेगा एट द टाइम ऑफ री इंपोर्टेशन,
जब आप री इंपोर्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो मैं रिपेयर करूंगा, आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा कि सर मैं रिपेयर करके वापस भेज दूंगा, अगर रिपेयर करके वापस नहीं भेजा तो कस्टम ड्यूटी दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये एक बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है सर। मैंने क्या किया, मैंने एक इंडिया में गुड्स बनाए और इंडिया में गुड्स बना के उसको एक बंदे को इंडिया के बाहर बेचा। अब जब मैंने इसको बेच दिया तो मेरे पास फर्दर रिफाइंड प्रोसेस आ चुका है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बंदे को फोन किया और बोला सर आपका मशीन तो ठीक ठाक चल रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिपेयर के लिए मत भेजिए। रिपेयर मतलब होता है ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए मत भेजिए, रिफाइनिंग के लिए भेजिए, मैं इस मशीन को और बेटर बनाऊंगा। आपने क्या किया, री इंपोर्ट किया और बोला मैं रिफाइन करूंगा मशीन का प्रोसेस को और फिर वापस भेज दूंगा आपको, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। इन्होंने बोला रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रीमेक के लिए अगर आप मंगा रहे हो तो 1 साल में मंगाना पड़ेगा, मंगा लीजिए, 6 महीने में वापस भेज दीजिएगा, सेम गुड्स जो लाया है वही वापस भेजिएगा, एसीडीसी सेटिस्फाई करेगा, आपको ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको सेक्शन नंबर 20 पढ़ाया। सेक्शन नंबर 20 पहला क्या बोला, मैंने एक्सपोर्ट किया, री इंपोर्ट कर लिया, री इंपोर्ट तो फ्रेश इंपोर्ट होता है लेकिन आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने बोला है जो ड्यूटी ड्रॉबैक हमने दिया है वो वापस दे दीजिए, जो आईजीएसटी का रिफंड दिया है वो वापस दे दीजिए, अगर आपने एलयूटी बॉन्ड दिया था जो आईजीएसटी नहीं दिया था वो आप दे दीजिए। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला गया सर आपने क्या किया, इंडिया के बाहर से कुछ मशीन इंपोर्ट किया, उस मशीन में कोई प्रॉब्लम आया, एक्सपोर्ट किया, तो इन्होंने बोला है जब एक्सपोर्ट किया, रिपेयर करा के री इंपोर्ट किया तो सर आपको ड्यूटी देना पड़ेगा जाने आने के खर्चे में, फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, और वहां पे जो मटेरियल एंड लेबर का फेयर कॉस्ट है वो ऐड कीजिएगा, टोटल अमाउंट पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। मेक इन इंडिया का मैंने आपको पढ़ाया, आपने इंडिया में बना के इंडिया से गुड्स बाहर भेजे, रिपेयर के लिए अगर आ रहे हैं तो उनको 3 साल में आना पड़ेगा, रिफाइनिंग रीमेक के लिए आ रहे हैं तो 1 साल में आना पड़ेगा। अब आप एक काम कीजिए, रिफाइनिंग रीमेक रिपेयर करके 6 महीने में वापस बाहर भेज दीजिए, आपको कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है री इंपोर्टेशन पे, लेकिन री इंपोर्टेशन पे बॉन्ड देना पड़ेगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब यहां पे कुछ केस लॉज मैंने डाले हैं। हनील एरा टेक्सटाइल, हनील एरा टेक्सटाइल के लिए क्या बोला है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज देयर इज नो violation of any condition of the notification, no duty for surplus power sold in the domestic tariff area। सर ये क्या है, हनील एरा टेक्सटाइल ने क्या किया था, इंडिया के बाहर से डीजी सेट और फर्नेस ऑयल मंगाया था। ठीक है सर, इन्होंने ये एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे, तो सर इन्होंने जब डीजी सेट और फर्नेस ऑयल मंगाया तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं दिया। ठीक है सर, इन्होंने डीजी सेट क्यों मंगाया था, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी से गुड्स वगैरह बनाए और फिर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया और गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, वेरी गुड। लेकिन इनके पास क्या हुआ, कुछ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेच दिया। अब हनील टेक्सटाइल एरा ने जब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सरप्लस एनर्जी को बेच दिया, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को बेच दिया, कस्टम डिपार्टमेंट बोला कि सर डीजी सेट और फर्नेस ऑयल पे ड्यूटी देना पड़ेगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना था सिर्फ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचा है, इसलिए हमको ड्यूटी चाहिए ऑन द डीजी सेट एंड फर्नेस ऑयल। लेकिन जब कस्टम ड्यूटी कस्टम डिपार्टमेंट ने मांगा तो सर हनील एरा टेक्सटाइल चला गया कहां, कोर्ट के पास, और कोर्ट को बोला सर मैंने तो कोई वायलेशन नहीं किया है, नोटिफिकेशन में लिखा होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, गुड्स मैन्युफैक्चर करना उससे और एक्सपोर्ट कर देना, मैंने किया, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में नहीं बेच सकता हूं। और इसीलिए कोर्ट ने यही बोला कि सर जब तक नोटिफिकेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था कि आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में नहीं बेच सकते इलेक्ट्रिसिटी को, तब तक क्लाइंट ने मतलब हनील एरा टेक्सटाइल ने कोई वायलेशन नहीं किया है, एंड हेंस कस्टम डिपार्टमेंट आप उससे ड्यूटी नहीं मांग सकते ऑन द डीजी सेट और फर्नेस ऑयल। यही क्लैरिफिकेशन आया था हनील एरा टेक्सटाइल लिमिटेड का। नेक्स्ट, उसके बाद आया टुल्लो इंडिया। टुल्लो इंडिया का क्या केस लो था, देख लीजिए सर। टुल्लो इंडिया ऑपरेशन, इंपोर्टर्स क्लेम फॉर एग्जम्पशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड ओइंग टू नॉन कंप्लायंस ऑफ ए कंडीशन नॉट विद इन इज पावर। क्या हुआ था, टुल्लो इंडिया ने क्या किया, इंडिया के बाहर से कोई मशीन वगैरह मंगा लिया होगा, अब ये मशीन पे एग्जम्पशन था, लेकिन इसको चाहिए था, टुल्लो इंडिया को चाहिए था एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट देने वाला था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने इसको सर्टिफिकेट देने में लेट कर दिया, एंड हेंस कस्टम डिपार्टमेंट बोल रहा है
हम आपको कोई एग्जम्पशन ग्रांट नहीं करेंगे क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला। अरे बेटा मेरी गलती थोड़ी है, गवर्नमेंट फंक्शनरी ने मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया, गवर्नमेंट फंक्शनरी की गलती के लिए टुल्लो इंडिया बोल रहा है क्या मेरे को ड्यूटी देना पड़ेगा गुड्स पे? मैं ड्यूटी नहीं देने वाला हूं। वो चला गया कोर्ट में और कोर्ट ने बोला अगर गवर्नमेंट फंक्शनरी जो था, पब्लिक फंक्शनरी जो था, उनको एक सर्टिफिकेट देना था और उन्होंने डिले किया है तो उसमें क्लाइंट की मतलब टुल्लो इंडिया की कोई गलती नहीं है, उसको एग्जम्पशन ग्रांट करना चाहिए। कस्टम डिपार्टमेंट को उसको गुड्स पे एग्जम्पशन ग्रांट करना चाहिए, एग्जम्पशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। यही बोला गया यहां पे, importer's claim for exemption cannot be rejected owing to non-compliance of a condition not within his power or control। मेरा पावर, मेरा कंट्रोल नहीं है एंड हेंस मेरे को एग्जम्पशन ग्रांट किया जाएगा। सर क्योंकि गलती मेरी नहीं है, पब्लिक फंक्शनरी ने मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसने डिले किया, उसके लिए आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट, आपको एग्जम्पशन डिनाई नहीं किया जाएगा। बस उतना ही बोला गया था टुल्लो इंडिया का केस में। चलिए आगे आ जाइए। बीपीएल डिस्प्ले, बीपीएल डिस्प्ले का क्या हुआ था? बीपीएल डिस्प्ले ने समझ लीजिए 100 स्क्रीन मंगाए, 100 स्क्रीन में से एक दो स्क्रीन टूट गई। अब जो एक दो स्क्रीन टूट गई हैं, क्या बोला गया था? अगर आप स्क्रीन मंगाओगे, सुनिए, अगर आप स्क्रीन मंगाओगे और स्क्रीन से टेलीविजन बनाओगे तो स्क्रीन पे आपको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, दो चार स्क्रीन टूट गई। अब जो स्क्रीन टूट गई उनको आप फाइनल प्रोडक्ट में यूज नहीं कर पाए। डिपार्टमेंट बोला जो स्क्रीन को आप यूज नहीं कर पाए उनके लिए ड्यूटी देना पड़ेगा। हाँ, तो सर बीपीएल डिस्प्ले चला गया कोर्ट में और कोर्ट ने बोला इंटेंशन था यूज करने का, यूज नहीं कर पाया क्योंकि टूट गए तो भी एग्जम्पशन मिलेगा क्योंकि आपका इंटेंशन था यूज करने का इन योर फाइनल प्रोडक्ट। तो सर बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन इज अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू एंटायर लॉट इंक्लूडिंग डैमेज। ऐसा नहीं है कि डैमेज जो हो गया है जिसको आप फाइनल प्रोडक्ट में यूज नहीं कर पाओगे उस पर ड्यूटी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। कि सर आपका इंटेंशन फॉर यूज था ना तो आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट, तिरुपति उद्योग। तिरुपति उद्योग क्या बोलता है? सर इसमें क्या हुआ, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से कुछ गुड्स भेजे गए, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से कुछ गुड्स को SEZ में भेजे गए। तो यहां पे क्वेश्चन ये आया कि डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से गुड्स को SEZ में भेजना क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा? नहीं बाबा, नाइदर SEZ एक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ और कस्टम एक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है एंड हेंस एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। तो सर इट विल नॉट अट्रैक्ट सेक्शन नंबर 12, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। याद रखिएगा एग्जाम में सेक्शन नंबर 12 में भी ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है ऑफ द कस्टम एक्ट, प्लस SEZ एक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है कि डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से गुड्स अगर SEZ में आ रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगेगा, ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है, इसलिए हेंस कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा चैप्टर लेवी एंड एग्जम्पशन का क्लोज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 से 4 मार्क, मेरे को लगता है 3 से 5 मार्क तक आप मान लीजिए छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। राइट एवरीवन, यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू लेवी एंड एग्जम्पशन क्लोज करता हूं। मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हम अपना डिस्कशन क्लोज करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी।